आइए शुरू करते हैं क्लास 8 का इतिहास का चौथा लेसन, ग्रामीण जीवन एवं समाज। परिचय। ब्रिटिश शासक मुख्यतः ब्रिटिश उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों की वृद्धि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करने में रुचि रखते थे। उन्होंने भारत में विनिर्मित वस्तुओं के लिए एक सुरक्षित बाजार और सस्ते कच्चे माल का सदाबहार स्रोत पा लिया था। अतएव उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जो भारत में उनके आर्थिक हितों के लिए उचित हो तथा उनमें वृद्धि करें। तो आइए जानते हैं कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ के बारे में, यानी कि औपनिवेशिक कृषि नीतियाँ। भारत में ब्रिटिश लोगों की कृषि नीतियाँ ऐसी बनाई गई थी जिससे कि उन्हें भूमि से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो तथा भूमि सुधारों पर यथासंभव न्यूनतम व्यय हो। उन्होंने अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कई सारे राजस्व व्यवस्थाएं अपनाई, जैसे कि महालवाड़ी। अभी जो महालवाड़ी था, ये व्यवस्था उत्तरी भारत में प्रमुखतः या विशेषता जो है मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में प्रचलित था। यहाँ अनेक गांवों के समूहों में भूमि के सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी, जिन्हें कि महाल कहा जाता था। इस व्यवस्था में संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के साथ बंदोबस्त निश्चित किया जाता था। राजस्व की अदायगी किसानों का सामूहिक अथवा व्यक्तिगत दायित्व होता था। बंदोबस्त तालुकेदार या महाल के मुखिया के साथ होता था। वो राजस्व वसूल करके ब्रिटिश कलेक्टरों को सौंप दिया करता था। अब है दूसरा, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि 1793। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बना। उसने 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया तथा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि नीलाम करने की व्यवस्था की। राज्य का अंशदान 89% और जमींदार का 11% तक निश्चित किया गया। 1793 में उसने अधिनियम के द्वारा बंदोबस्त को अस्थायी बना दिया। जमींदार भूमि के अस्थायी मालिक बन गए। इस प्रकार राजस्व वसूलने वाला व्यक्ति अब वंशानुगत स्वामित्व के अधिकार सहित जमींदार सहित जो है मात्र बनकर रह गया। जमींदारों को निश्चित धनराशि निश्चित रूप से अदाय करनी पड़ती थी। ऐसा न करने पर उनसे जमीन छीन ली जाती थी और अन्य को बेच दी जाती थी। परंपरागत जमींदारों का स्थान क्रमशः धनाढ्य वर्ग ने ले लिया, जो अनुपस्थित जमींदारों के रूप में नगरीय क्षेत्रों में रहना पसंद करते थे। वे ऊंची लगान दरों पर काश्तकारों को अपनी ज़मीन बेच देते थे। ये काश्तकार अन्य काश्तकारों को ज़मीन बेच देते थे। इससे काश्तकारों की संख्या बढ़ गई तथा ये लोग लगान के बोझ से प्रताड़ित किए जाने लगे। प्रणाली के लाभ। कंपनी के लिए भू राजस्व वसूलने हेतु अधिकारियों को नियुक्त करने की अपेक्षा जमींदारों के माध्यम से राजस्व की वसूली करना आसान और सस्ता हो गया। जमींदारों को भू स्वामित्व प्रदान करके ब्रिटिश सरकार ने उसकी वफादारी हासिल की, क्योंकि जमींदार ब्रिटिश सरकार पर निर्भर थे। इस प्रणाली ने जमींदारों में अस्थायी तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न की, जिससे वे भूमि उत्पादकता के सुधार पर जोर देने लगे। ऐसा करने से उनकी आय में वृद्धि होने लगी। राज्य को व्यक्तियों से निश्चित भू राजस्व प्राप्त होने लगा। इस व्यवस्था से आर्थिक बंदोबस्त तय करने में लगने वाले समय और श्रम की बचत संभव हुई। प्रणाली के दोस्त। अस्थायी बंदोबस्त ने काश्तकारों के अधिकारों और हितों की उपेक्षा की। वे अपने जमींदारों की दया पर निर्भर थे, जो उन्हें कभी भी बेदखल कर सकते थे। बंगाल में 1893 ईस्वी तक भूमि के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, अतः काश्तकारों और जमींदारों में मुकदमे होते रहते थे। जमींदार अपनी ज़मीनों के विकास में पर्याप्त रुचि नहीं लेते थे। वे अनुपस्थित जमींदार मात्र थे।
अस्थाई बंदोबस्त का जमींदारों पर प्रभाव घातक था। उनसे अनेक लोग अपने काश्तकारों से राजस्व वसूल नहीं कर सके। परिणामतः वे समय पर सरकार को धन अदा नहीं कर सके। ऐसे जमींदारों की ज़मीनें बेच दी गई। सरकार की आय में भी कमी आई। चूँकि राजस्व कठोरता से वसूला जाता था, इसलिए किसानों को बड़ी ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों और जमींदारों से धन उधार लेना पड़ता था। यदि वे धन लौटाने में असमर्थ होते थे तो उनकी भूमि यानी कि रेहन यानी कि गिरवी रख दी जाती थी अथवा छीन ली जाती थी। तब उन्हें भूमिहीन श्रमिकों या बेकार के रूप में काम करना पड़ता था, जिससे उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता था। अनेक लोग नगरीय क्षेत्रों को प्रवास कर जाते थे। इस प्रकार उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तरी मद्रास और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अस्थायी बंदोबस्त से कृषि की अवनति हुई और कृषक निर्धन होते गए। नेक्स्ट, इजारादारी। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपनी निजी लाभ के लिए किसानों को तंग करना शुरू कर दिया। भूमि के लगान की दरें बहुत ऊंची निश्चित की गई। राजस्व वसूल बहुत कठोर हो गई। राजस्व का भुगतान नगद आवश्यक हो गया। भुगतान की वसूली निर्दयता और बलपूर्वक की जाती थी। परिणामतः बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हो गए। भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की। उसने इजारादारी व्यवस्था शुरू की, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली यानी कि नीलामी लगाने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए दिया जाता था। इस व्यवस्था ने किसानों के कष्टों में और भी वृद्धि कर दी, क्योंकि नीलामी में ऊंची बोली लगाने वाले व्यापारी धनी होते थे जो केवल राजस्व की वसूली में रुचि रखते थे। उन्हें भूमि की उत्पादकता से कोई मतलब नहीं था। इसके अतिरिक्त भूमि की नीलामी सामयिक होती थी। नए जमींदारों को कृषि भूमि के सुधार में कोई रुचि नहीं होती थी। अतएव ये व्यवस्था असफल रही, क्योंकि इससे किसी को भी लाभ नहीं पहुंचा। कंपनी को आशा के अनुकूल आय नहीं हुई। किसानों का उत्पीड़न किया गया। जमींदार असुरक्षित महसूस करने लगे। अतएव पंचवर्षीय बंदोबस्त को 1777 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर वार्षिक बंदोबस्त लागू किया गया। अगला है रैयतवाड़ी। 1802 थॉमस मुनरो की प्रेरणा से कर्नाटक और मैसूर में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की गई। ये राज्य 1789 ईस्वी तथा 1801 ईस्वी के मध्य कंपनी के क्षेत्र बने थे। ब्रिटिश लोग टीपू सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्रों में राजस्व वसूली की व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। उसमें कोई बिचौलिया या जमींदार नहीं होता था। किसानों से सीधे राजस्व वसूल किया जाता था, जिन्हें रैयत कहा जाता था। लॉर्ड हेस्टिंग ने रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में कर्नाटक और मैसूर के उन क्षेत्रों पर लागू की जो अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। कालांतर में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 30 वर्षों के लिए राजस्व निश्चित कर दिया जाता था। ये भूमि की गुणवत्ता तथा फसल के प्रकार पर निर्भर होता था। राजस्व दर बहुत ऊंची, कुल उपज का जो है आधा होता था। वसूली कठोर थी, इससे कोई रियायत नहीं दी जाती थी। ये व्यवस्था किसानों के लिए लाभकारी थी, क्योंकि उन्हें अपनी भूमि पर अधिकार प्राप्त था, किंतु वसूली कठोर होने के कारण महाजनों की दया पर आश्रित रहते थे। अतएव रैयतवाड़ी व्यवस्था का दीर्घकालीन प्रभाव बंगाल में प्रचलित अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कुछ अधिक भिन्न नहीं था। नेक्स्ट है वाणिज्यिक फसलों का विकास। 1830 के दशक में कृषि में वाणिज्यीकरण की ओर परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा गया। कुछ यूरोपीय निवेशकों ने जूट, नील, चाय, कहवा, कपास, गन्ना, तिलहन, अफीम, सिनकोना जैसी वाणिज्यिक फसलों की खेती में रुचि लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन नकदी फसलों से अधिक धन की प्राप्ति होती थी। इन फसलों की बागानी खेती
प्रारंभ की गई। बगानों के मालिक के पास विशाल बगान होते थे, सस्ता श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, उत्पादन की लागत बहुत कम थी, उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्ति अत्यधिक लाभदायक थी। इन सब कारणों से बगानी कृषि का तेजी से विकास हुआ, किंतु दूसरी ओर खाद्य फसलों का उत्पादन गिर गया। इससे खदानों में बेहद कमी हो गई, जिसका किसानों और समूचे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण, कॉजेज विच लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उसके उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में अनेक प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता हुई। इंग्लैंड का वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत था, जिसके लिए कि कच्ची रुई यानी कि जो है कपास की आवश्यकता थी, जो इंग्लैंड में उपलब्ध नहीं थी। भारत भी अपने वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात था तथा यहाँ प्रचुर मात्रा में कपास उपलब्ध थी। अतः भारतीय किसानों को इंग्लैंड के सूती वस्त्र के कारखानों के लिए कपास की खेती करने को विवश किया गया। नेक्स्ट, अनुपस्थित जमींदारों का उदय। पुराने जमींदारों जो भू राजस्व की भारी धनराशि चुका नहीं सकते थे की जमीनें नीलाम कर दी गई। उन जमीनों को धनाढ़ व्यापारियों ने खरीद लिया जो कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे नगरों में रहना पसंद करते थे। अनुपस्थित जमींदारों का ये नया वर्ग अधिकाधिक लाभ कमाने की इच्छा से वाणिज्यिक फसलें उगाने में रुचि रखता था। नेक्स्ट है बगानी कृषि। बगानी कृषि के अंतर्गत बड़े फार्मों पर मशीनों, फार्म श्रमिकों, पूंजी और उद्यमिता की सहायता से एक ही फसल का उत्पादन किया जाता था। एक बगान प्रायः एक उद्योग होता है। भारत की जलवायु अनेक प्रकार की बगानी फसलों जैसे कि गन्ना, चाय, नील, कहवा, ये नारियल आदि की खेती के लिए उपयुक्त थी। अतएव ब्रिटिश लोग भारत में बगानी कृषि की ओर आकर्षित हुए। उन्हें बगानों से होने वाले लाभों से बहुत प्रोत्साहन मिला। अतएव उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में बगानी कृषि का विकास किया। गन्ने और तिलहन की खेती भारतीयों द्वारा भी की जाती थी, किंतु अन्य बगानी फसलों पर ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने बिहार और बंगाल में नील की बगानी खेती करने वाले यानी कि नीलहों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए। 1850 ईस्वी तक नील भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख मद बन गया, किंतु 19वीं सदी के अंत में सिंथेटिक रंगों के प्रयोग के कारण उन्नत व्यापार का पतन हो गया। नील की खेती पर ब्रिटिश लोगों के एकाधिकार था। ब्रिटिश बगानों के मालिक नील की खेती के लिए करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। इससे तंग आकर 1859 से 60 ईस्वी में नील की खेती करने वाले हजारों किसान विद्रोह करने पर उतारू हो गए। चाय का उत्पादन ब्रिटिश लोगों के लिए एक अन्य आकर्षक उद्यम था। लॉर्ड बेंटिक के समय में चाय के उत्पादन में गहरी रुचि ली गई। असम चाय का परंपरागत गृह था। असम चाय कंपनी 1839 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1859 ईस्वी तक 1859 तथा 65 के मध्य 20 लगभग चाय की जो है कंपनियां स्थापित की गई। असम बंगाल रेलवे खुल जाने के बाद चाय के बागानों में तेजी से वृद्धि आई। चटगांव पतनताय चाय के निर्यात के लिए विकसित किया गया। असम के अतिरिक्त दक्षिण भारत भी चाय के लिए बागानों के लिए आदर्श था। दोनों ही प्रदेशों में चाय के उत्पादन में ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था। फिर जूट के बारे में देखें तो जूट की बगानी खेती भी एक लाभकारी व्यवसाय या उद्यम था। सामान की पैकेजिंग के लिए जूट की आवश्यकता होती थी। सिनकोना जो कि मलेरिया प्रतिरोधी दवा है तो वहाँ से बनता है। तो सिनकोना की खेती कुनैन निकालने के लिए किया जाता था। रबड़ कहवा दक्षिण भारत में जो है होता था। और अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 के समय में अमेरिका में ब्रिटेन को कपास
का निर्यात बंद कर दिया गया, तब ब्रिटिश लोग भारत में कपास उत्पादन के विकास के लिए उत्सुक हुए। नील प्रयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए होता था। चाय और कहवा यूरोप में लोकप्रिय पेय के रूप में प्रचलित था। ये सभी मद भारी लाभ प्रदान करते थे। इनके बागानों पर ब्रिटिश लोगों का स्वामित्व होता था, जबकि स्थानीय लोग श्रमिकों के तौर पर काम करते थे। बागानों के विकास ने कृषि के वाणिज्यीकरण में सहायता की। अब है कि कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या प्रभाव पड़ा, या कह सकते हैं कि क्या परिणाम निकला। तो पहला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना। कृषि का वाणिज्यीकरण ग्रामीण व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। इसके पूर्व भारतीय गांव आत्मनिर्भर इकाई थे। किसान अपनी अथवा गांव वालों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न तथा अन्य फसलें उगाते थे। जब खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नकदी फसलों या वाणिज्यिक उपजों उपजाने जाने लगी, तो इनसे अनुपस्थित जमींदारों को तो लाभ पहुंचा, किंतु किसानों और अन्य गांव वालों के लिए खाद्यान्नों की कमी हो गई। दूसरा, काश्तकारों की निर्धनता। काश्तकार किसानों को विवश किया गया कि वे जमींदार की इच्छा के अनुसार जो है फसल उगाएं। काश्तकारों को प्रायः महाजनों से धन उधार लेना पड़ता था, जिससे वे ऋणों के जो है बोझ से दबते चले जाते थे। परिणाम स्वरूप निर्धन किसान और निर्धन होते चले गए और जमींदार जो थे वो और ज़्यादा धनी होते चले गए। भू राजस्व नीतियों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। नंबर 1, अनेक जमींदारों ने अपनी आय में वृद्धि करने के लिए खाद्यान्नों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया, किंतु इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। कृषि में इन नई प्रवृत्तियों से धनी लोग अधिक धनवान और निर्धन लोग अधिक निर्धन होते चले गए, किंतु इससे भारतीय कृषि और उत्पादन को अवश्य लाभ पहुंचा, क्योंकि कृषि अब बाजारोन्मुखी हो चुकी थी। उदाहरणार्थ, भारत में ब्रिटिश लोगों ने अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया, जिसका चीन में बहुत बड़ा बाजार था। इसी प्रकार कपास, जूट, चाय, कहवा, कॉफ़ी ये सब जो है फसलों का निर्यात से बहुत लाभ मिला। दूसरा, राजस्व की नगद अदायगी की व्यवस्था ने धन के महत्व में वृद्धि कर दी। किसान अपनी देय धनराशि चुकाने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर धन उधार लेने लगे। इससे किसानों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम बेकारी के रूप में देखने को मिला। भूमि को बेचने की वस्तु बना दिया गया। जब कोई भी किसान या जमींदार धनराशि अदा करने में असमर्थ होता था, तो वो भूमि को रेहन यानी कि गिरवी रख देता था अथवा बेच देता था। कृषि में गतिरोध तथा अधोगति की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे भूमि की उत्पादकता में भारी गिरावट आई। ये स्थिति आधुनिक कृषि उपकरणों की कमी, जमींदारी प्रणाली, छोटे तथा अनार्थिक जोत, सिंचाई के साधनों की कमी, दुर्भिक्षों की पुनरावृत्ति तथा कृषि के प्रति सरकार की उदासीनता की वजह से उत्पन्न हुई थी। अंग्रेजों ने कृषि की विधियों को सुधारने या सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करने की कोई पहल नहीं की। इससे भूमि की उत्पादकता पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा। यही नहीं, उन्होंने सूखे से निपटने के लिए भी कोई उपाय नहीं किया। इससे दुर्भिक्ष यानी कि जो अकाल होता है वो नियमित रूप से पड़ने लगे और इसकी वजह से किसानों की निर्धनता बढ़ी। न सिर्फ निर्धनता बढ़ी बल्कि बहुत सारे किसान जो हैं जान भी गंवाए। अगला टॉपिक है सामान्य कृषक, जनरल कल्टीवेटर्स। भूमि राजस्व की कोई भी व्यवस्था हो, किसानों की दशा शोचनीय ही रही। भूमि की लगान दरें बहुत ऊंची थी। एक अनुमान के अनुसार किसान के पास उगाई गई फसल का मात्र 40% बचता था, जबकि 45% सरकार को और 15% जो है जमींदार या बिचौलियों को चला जाता था। जब कभी किसान अपना राजस्व अदा करने में असमर्थ होता था, तो उसकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। इस प्रकार वो भूमि से वंचित हो जाता था। यदि वो अपनी भूमि को नीलाम होने से बचाने का प्रयास करता, तो उसे महाजन से भारी दर पर
ब्याज ऋण लेना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सरकार ने भूमि सुधार और किसानों की दुर्दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। बार बार पड़ने वाले सूखे तथा अकालों से उनके कष्टों में और भी ज़्यादा वृद्धि होती चली गई। अगला है किसानों की दुर्दशा। तो नील की खेती करने वाले कृषकों का अगर हम बात करें, यानी कि नील कल्टीवेटर्स का या इंडिगो कल्टीवेटर्स का, तो नील एक वाणिज्यिक उपज हुआ करता था जिसकी खेती से बागान मालिकों को पर्याप्त लाभ होता था। ये भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सबसे प्रमुख मद थी। इसका उपयोग जो है ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे नील का व्यापार उन्नत हो गया, अनेक ब्रिटिश कार्य उद्यमकर्ताओं ने नील के बागानों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। ऐसे व्यापारियों को नीलहे कहा जाता था। ये बागान मालिक नील की खेती करने वाले किसानों से अनुबंध करते थे। कागजों पर लिखे गए अनुबंध सरल दिखते थे, किंतु किसानों के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध होते थे। आइए देखते हैं कैसे। कृषक विद्रोह, पीजेंट्स रिवोल्ट्स। नंबर 1, नील के किसान यानी कि इंडिगो कल्टीवेटर्स। आधुनिक युग का एक बड़ा आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा किया गया था, जिसने समस्त बंगाल को 1859-60 के समय घेर लिया। नील की खेती पर यूरोपीय बागान मालिकों का एकाधिकार था। यूरोपीय बागान मालिकों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे और उन्हें बुरी तरह सताते थे। नील की खेती करने वाले किसानों का खर्च पूरा नहीं होता था, अतः नील की खेती एक अनार्थिक व्यवसाय था, किंतु बागान मालिक अनार्थिक दरों पर ही किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। इसके लिए किसानों पर विविध प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें बंधक बना लिया जाता था। इन अत्याचारों का वर्णन 1860 में प्रकाशित दीनबंधु मित्र की बंगाली नाटक नील दर्पण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। जेम्स लॉन्ग नामक एक पादरी ने भी बंगाली भाषा में एक पर्चे का प्रचार कराया, जिससे नील के बागान मालिकों के अत्याचार वर्णित थे। उसमें किसानों की मांगों का समर्थन किया गया था। नील के किसानों का आक्रोश 1859 में फूटा। हजारों लाखों किसान नील की खेती करने से इनकार कर दिए। बागान मालिकों की बर्बरता तथा सशस्त्र हिंसा का प्रतिरोध किया। ये विद्रोहकर्ता तलवारों, लाठी, डंडों, तीर कमान आदि शस्त्रों से लैस होकर के अपनी बस्तियों की रक्षा करने लगे। पबना में लगभग 2000 किसानों ने सेना की एक ब्रिटिश रेजिमेंट को, एक मजिस्ट्रेट को जो है घेर कर उसके घोड़े को घायल कर दिया, किंतु छिटपुट घटनाओं को छोड़कर ये विद्रोह अहिंसापूर्ण थी। अनेक बौद्धिक व्यक्तियों जैसे कि हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, गिरीश चंद्र बसु, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष आदि ने किसानों के पक्ष का समर्थन किया। सरकार को भी नील आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। इस आयोग ने 1862 में कानून बना करके किसानों के जो कष्ट थे उनको दूर करने का कोशिश किया। नील के बागान मालिक तब बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित हो गए। बिहार के नील किसानों ने 1866 से 68 के अवधि में दरभंगा और चंपारण में बड़े पैमाने पर, या कह सकते हैं बड़े स्तर पर जो है विद्रोह किया। इस प्रकार जो है बंगाल में जयसोर के किसानों ने भी 1883, 1889-90 में विद्रोह किए। नील संकट 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जारी रही, जब महात्मा गांधी ने नील के किसानों के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया। नेक्स्ट है पंजाब में कृषक आंदोलन। पंजाब के किसानों ने ऋण वापस न करने की स्थिति में नगरीय महाजनों को उनकी भूमि हड़पने से रोकने की धमकी दी और संघर्ष किया। सरकार उस राज्य में कोई विद्रोह नहीं चाहती थी, क्योंकि उस राज्य से बड़ी संख्या में भारत में ब्रिटिश सेना के लिए सैनिक आते थे। पंजाब के किसानों की सुरक्षा के लिए प्रयोग के तौर पर 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया या पास किया गया। सामान्य कृषक यानी कि जनरल पीजेंट्स। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए विविध राजस्व कानूनों से किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा, उनकी ज़मीनें छीन गई, इसलिए किसान विद्रोह करने लगे। बिहार और बंगाल में का जो है चुआर विद्रोह 1796 में शुरू होकर के
1816 तक चला। ये विद्रोह सरलता से दबाया नहीं जा सका। किसानों का ये विद्रोह नील के बागान मालिकों, जमींदार तथा महाजनों के विरुद्ध था। इसी प्रकार उत्तरी केरल के मालाबार में मोपला किसानों ने जो है 1836 से 54 ईस्वी तक के बीच में 22 बार विद्रोह किए। पूर्वी बंगाल के कृषक आंदोलन 1870 के दशक में पूर्वी बंगाल में कृषक असंतोष फूट पड़ा। बंगाल के शक्तिशाली जमींदार अपने काश्तकारों का दमन करने के लिए कुख्यात थे। वे विविध प्रकार के विविध तरीके से जो है काश्तकारों का दमन करते थे, जैसे कि भूमि से बेदखल कर देना, तंग करना, फसल सहित संपत्ति को अवैध रूप से छीन लेना, बड़े पैमाने पर शक्ति का प्रयोग कर लगान बढ़ाना, किसानों द्वारा संपत्ति के उपभोग के अधिकार को प्राप्त करने से रोकना। बंगाल के किसानों के प्रतिरोध की परंपरा बहुत पुरानी थी। जब 1782 में उत्तरी बंगाल के किसानों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व निर्माता देवी सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1872 से 1878 के बीच में उन्होंने पूर्वी बंगाल के अनेक भागों में लगान नहीं देने के लिए यूनियनें बनाई, जमींदारों और उनके एजेंटों पर आक्रमण किए। अंततः सरकार को जमींदारी व्यवस्था के बुरे पहलुओं से किसानों को बचाने के लिए कानून बनाने पड़े।